हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के हमारे प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां आपको बता दें कि फिलिस्तीन से जंग में इजराइल को मिल गया है अमेरिका का साथ। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर नेतन्याहू से बोले जो बाइडन, जी हां दोस्तों, कह दी है बड़ी बात, तुम करो अपना बचाव, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जी हां दोस्तों, इस तरह की बात करते हुए नजर आए हैं जो बाइडन, और दे दिया इजराइल को पूरा साथ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर इजराइल के साथ जो बाइडन के बाद अब एर्दोगन ने पुतिन से कहा है कि अब इजराइल को सबक सिखाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरी तरफ से रूस और एर्दोगन यानी तुर्की एक साथ आ गए हैं दोस्तों, और इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपको ये भी खबर बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें कि बड़ा ही युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और घर पर घर बम से उड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल का जोरदार पलटवार, हमास के इतने कमांडरों को एक साथ मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, और हमास के 100 रॉकेट्स को इजराइल के आयरन डोम में ही हवा में खत्म कर दिया। दिखाएंगे किस प्रकार से दोस्तों, और ये खबरें कभी भी युद्ध का रूप ले सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उससे आगे आपको बताएंगे जहाँ पर फ्रांस में गहरा गया है भारी संकट, चेतावनी देने वाले सैनिकों पर सेना छोड़ने का दबाव बन गया है। क्या है ये मुद्दा, ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे आपको बताएंगे जहां एक्सपर्ट्स का भारत और चाइना को लेकर बड़ा दावा, जहां चाइना को कभी भी इस मामले में पीछे छोड़ सकता है भारत। क्या है वो मामला, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर नेपाल में नई सरकार को लेकर वहां की कांग्रेस करेगी अगली सरकार बनाने का बड़ा ही दावा। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे जहां कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 100 जिलों के डीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और कौन कौन रहेगा इसमें शामिल, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर बड़ा फैसला, बड़ी बातें कही गई हैं दोस्तों। क्या है ये पूरी खबरें बताएंगे दोस्तों आपको, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और डॉक्टर्स हैं, तो इस महामारी के समय में हम लोग सुरक्षित है। इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां फिलिस्तीन से जंग में इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। नेतन्याहू से बोले जो बाइडन, कहा आपको अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है दोस्तों। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल का पक्ष लेते हुए कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। एक तरह से जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ, और यदि भविष्य में दो देशों की ये लड़ाई वैश्विक रूप लेती है तो यूएस इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा। इससे पहले तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये संघर्ष जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है। जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट आ रहे हैं तो आपको अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने ही होंगे। जो बाइडन ने आगे कहा, उन्होंने इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत भी की है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को खत्म कराने की कोशिशें भी शुरू कर दी है दोस्तों। मिस्र और कतर में अपने राजनयिकों को वहाँ भेजा है। हालांकि जिस तरह के हालात है उसे देखते हुए लगता है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसे में इजराइल का पूरी तरह से साथ देने के लिए अब अमेरिका उतर आया है, जब उन्होंने देखा है कि फिलिस्तीन की तरफ से भी कोई युद्ध को बुझाने की कोशिश नहीं हो रही है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका पूरा साथ देने को तैयार है इजराइल का। आप किसका साथ देंगे दोस्तों ऐसे में, और आप क्या चाहेंगे, ये युद्ध चलता रहे या फिर अभी तुरंत प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए दोस्तों, और सब सही रहने चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, किसकी गलती लगती है यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये तो रही अमेरिका का इजराइल को साथ, लेकिन अब अगली खबर की बात करें जहां एर्दोगन ने पुतिन से कहा है कि इजराइल को सबक सिखाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष विश्व युद्ध का रूप ले सकता है कभी भी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से तुर्की और रूस इस मुद्दे को देख रहे हैं उससे आशंका पैदा हो गई है कि ये संघर्ष केवल दो देशों तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस
संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। एर्दोगन ने पुतिन से कहा है कि फिलिस्तीन के प्रति इजराइल ने जो रवैया अख्तियार किया है उसके लिए उसे कड़ा सबक सिखाए जाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, रेसेप तैयब एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति से कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को कड़ा और कुछ अलग सबक सिखाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, और ये बातें टेलीफोन के माध्यम से की गई है। ऐसे में दोस्तों तुर्की और रूस इजराइल के विरुद्ध एक साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इजराइल के साथ और कौन कौन से देशों को आना चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो इजराइल का जोरदार पलटवार, हमास के 11 कमांडरों को एक साथ मार गिराया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने भी दे दी है जंग की बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, फलस्तीन के गाजा पट्टी शहर से पिछले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाले उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है। इस जवाबी कार्रवाई में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 11 कमांडरों को मार गिराया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस हवाई हमले में मौत का आंकड़ा 83 पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली हमले में गाजा में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक का ये रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। और हर तरह के नए अपडेट्स को पाने के लिए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर तरह के अपडेट्स पाने के लिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो फ्रांस में गहराया है भारी संकट, चेतावनी देने वाले सैनिकों पर सेना छोड़ने का भारी दबाव। बता दे फ्रांस की सेना का संकट गहरा गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को पत्र लिखकर गृह युद्ध की चेतावनी देने वाले सैन्य कर्मियों को सशस्त्र सैनिकों के चीफ ऑफ स्टाफ ने सेना से इस्तीफा देने को कहा है दोस्तों। सैन्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ फ्रांकवा लिकोइंत्रे ने बुधवार को कहा है कि जो फ्रेंच सैनिक और अधिकारी राजनीतिक मामलों पर अपने विचार जताना चाहते हैं उनके लिए सही उचित यही होगा कि सेना की तटस्थता से बिना समझौता किए वे ऐसा करें। इसका सही रास्ता ये है कि वे सेना से इस्तीफा दे दें। चीफ ऑफ स्टाफ ने यह बातें सेना के अधिकारियों, नॉन कमीशन अफसरों, जवानों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों को भेजे एक पत्र में कही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, चाइना को पीछे छोड़ अनुमान से पहले ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा भारत, यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाला, जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन अगले कुछ सालों में भारत उससे आगे निकल सकता है। जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान के मुकाबले वर्ष 2027 से पहले ही आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि चीन में पिछले कुछ वर्षों से जन्म दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या इस मामले में चाइना को पछाड़ना चाहिए भारत को? दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, हाँ या ना? या फिर भारत में भी जनसंख्या कम होनी चाहिए क्योंकि जनसंख्या दर बढ़ने से अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है भारत में? आप लोग क्या चाहेंगे दोस्तों? भारत के नागरिक होने के नाते इस बात पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात भारत सरकार तक पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की ओर चले तो नई सरकार, नेपाल से बड़ी खबर, जहां नेपाली कांग्रेस करेगी अगली सरकार बनाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यानी एनसी ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश करने का फैसला किया है। इससे पहले राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार के विश्वास मत हारने के बाद सियासी दलों से बृहस्पतिवार तक नई सरकार का गठन करने को कहा था, क्योंकि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली पार्टी विश्वास मत हार चुकी है। एनसी पदाधिकारियों की बैठक में अगली सरकार बनाने पर फैसला किया गया है। शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली पार्टी को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर का समर्थन हासिल है और उसे उम्मीद है कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद भी उसकी हिमायत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों नेपाल में किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता की एक सोच है या नहीं, तो लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अगले हफ्ते में भारत में मिलेगी स्पुतनिक 5 वैक्सीन। जुलाई से देश में ही शुरू होगा उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों। इस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के संयुक्त
सचिव लव अग्रवाल, डॉक्टर बलराम भार्गव, ICMR और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल मौजूद रहे। लव अग्रवाल ने बताया है कि देश के 187 जिलों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। 24 राज्य में पॉजिटिविटी रेट 25 से 15% तक आ गई है दोस्तों, जबकि 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से अधिक कोरोना के केस हैं। ऐसे में इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अगले हफ्ते स्पुतनिक 5th वैक्सीन की बिक्री भारत में शुरू हो जाएगी। साथ ही स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में उत्पादित होकर मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये खुशखबरी की खबर थी। अगली खबर की बात करें ऐसे में दोस्तों, तो डेनवर प्लेन्स को लाइट को लेकर बड़ी खबर। डेनवर में हवा में 2 विमानों की भिड़त, जिसके बाद कोई हताहत नहीं होने की अच्छी खबर है दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो रूसी आदेश के बाद अमेरिकी दूतावास ने कर दी है 75% स्टाफ की कटौती। बता दे, रूस अमेरिका के बीच बिगड़ते हुए रिश्ते अब व्यक्तिगत स्तर तक आ गए हैं दोस्तों। रूसी सांसद क्रेमलिन ने आदेश दिए हैं कि अमेरिकी दूतावास अपने काम में रूसी लोगों को काम पर रखना प्रतिबंधित करें। इसके तहत अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारी स्टाफ में 75% तक कटौती करते हुए रूस के लोगों को काम पर रखना बंद कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने यहाँ कई सेवाएं भी सीमित कर दी हैं दोस्तों। इस कटौती के बाद अमेरिकी दूतावास अब बहुत ही सीमित सेवाओं की पेशकश कर सकता है, जिनमें जीवन मृत्यु के वीजा आवेदनों पर विचार करना शामिल है। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका में कोरोना वायरस की चपेट में बड़ों के मुकाबले बच्चे आ रहे हैं सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका की बढ़ गई है टेंशन। बता दें, अमेरिका में यूं तो कोरोना के मामले गिरावट की ओर हैं, मगर विशेषज्ञ अब नए खतरे को लेकर चिंता में है दोस्तों। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी बच्चों में कोरोना के संक्रमण के मामले वयस्कों की तुलना में ज्यादा देखे गए हैं। इससे आशंका पैदा हो गई है कि क्या कोरोना बच्चों के लिए गंभीर संकट बनने जा रहा है। भारत में भी कई विशेषज्ञ बच्चों को होने वाले खतरों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में छोटे बच्चों से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों में कोरोना के मामले 65 या उससे ऊपर के वयस्कों की तुलना में बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 100 जिलों के DM से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ में CM भी रहेंगे शामिल। बता दें, PM नरेंद्र मोदी जी देश के उन 100 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस हैं। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 और 20 मई को 2 चरणों में जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। देश के 9 राज्यों में पड़ने वाले 46 जिलों के DM से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बैठक में बात करेंगे। इसके बाद अगले राउंड में 10 राज्यों के 54 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे। यही नहीं दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना संकट से निपटने के उपायों, टीकाकरण और सख्ती जैसे मामलों पर बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अंतरिक्ष उड़ान को लेकर बड़ी अच्छी खबर, जहां जापान के अरबपति युसाकू मेजावा दिसंबर में करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने दी है ये बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो WHO की भारत को लेकर बड़ी चेतावनी, जहां WHO ने कहा है कि भारत में धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों से बड़ी है दूसरी लहर। इंडियन वेरिएंट दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनकर आई है। रोजाना लाखों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं हजारों लोगों की जान जा रही है। इसी बीच देश में कोरोना से बेकाबू हुई स्थिति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धार्मिक और राजनीतिक घटनाक्रम को जिम्मेदार ठहराया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की हाल की स्थिति के जोखिम के आकलन में पाया गया है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए राज्यों में चुनाव समेत हरिद्वार के कुंभ मेला का आयोजन भी है। यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में दोस्तों WHO ने भारत पर दूसरे वेरिएंट के लिए सबसे बड़ा इल्जाम लगाया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अन्य देशों कि चाइना जैसे देशों को बचाने के लिए WHO भारत पर ठीकरा फोड़ रहा था, अभी कमेंट सेक्शन में चाइना को घेरो WHO, भारत
से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। जरूर लिखिएगा दोस्तों ये बात। अगली खबर की बात करें तो कोविशील्ड की 2 डोज के बीच समय बढ़ाने को बड़ी मंजूरी। अब 12 से 16 हफ्ते के बीच लगेगी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार समूह NTAGI ने कई सिफारिशें की हैं। NTAGI का कहना है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया जाना चाहिए और कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों को रिकवरी के 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। इसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा दावा, यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह खत्म, 2 दिन का है बस बफर स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को आंकड़ों के साथ दावा किया है कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज तक से खास बातचीत में यह दावा किया। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए बनाए गए खास कंट्रोल रूम में डेटा के साथ ये दिखाया है कि 23 अप्रैल को यूपी में 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, जो आज 11 मई को बढ़कर 1015 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली NCR के प्रवासी मजदूरों को राशन देने का आदेश, दूसरे राज्यों पर भी होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने आज सबसे पहले दिल्ली और उसके नजदीकी शहरों में रह रहे मजदूरों की स्थिति पर विचार किया है। उन्हें राशन, भोजन और गांव वापस लौटने की सुविधा देने का निर्देश दिया है। तो वहीं अगले हफ्ते दूसरे राज्यों में मजदूरों की स्थिति पर सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और MR शाह के बीच बेंच ने इस बात पर विचार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में धीमी पड़ी औद्योगिक गतिविधियों में से प्रवासी मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अपने गांव लौटना चाह रहे मजदूरों का निजी ट्रांसफर ज्यादा किराया वसूल कर शोषण कर रहे हैं। इसके मद्देनजर कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन यानी अनाज उपलब्ध करवाया जाए। अगर किसी के पास कोई पहचान पत्र न हो तब भी उसे राशन से वंचित न किया जाए। NCR के शहरों में रह रहे जो मजदूर अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं उन्हें सड़क या रेल मार्ग से जाने की सुविधाएं दी जाएं। NCR के शहरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू हो। उनके परिवार को 2 दिन में 2 बार भोजन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही कई सारे निर्देश जारी किए। ऐसे में कितने भाई बहन हमारे हैं जो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सही निर्देश जारी किया है, और कितने भाई बहन हमारे दिल्ली NCR में रहने वाले हैं वो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो IMD ने दे दी है चक्रवाती तूफान की बड़ी चेतावनी। दक्षिण कोंकण गाँव में गोवा में भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने गुरुवार को एक चेतावनी जारी करके कहा है कि अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इससे गोवा और दक्षिण कोंकण क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने कहा है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप इलाके में आज कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी शुक्रवार सुबह तक लक्षद्वीप इलाके में तेज होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, IMD ने एक चेतावनी रिपोर्ट में कहा है कि ये शनिवार सुबह तक इसी क्षेत्र में गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और इसके बाद 24 घंटे में चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो आज से खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। पुजारी समेत केवल 25 लोग ही होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो बिहार से बड़ी खबर, जहां 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है बिहार में लॉकडाउन। दुकान खुलने का समय भी बदल दिया गया है। दोस्तों, शादी में केवल 20 लोग ही शामिल होंगे, इसका प्रावधान कर दिया गया है। बता दें, बिहार सरकार ने 15 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में 25 मई तक का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक करके लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब शादी समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। तो वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने के समय में भी बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी। दोस्तों, बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। और भी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी
लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।